हम समान पूर्वजों के वंशज हैं। अब ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। कि अगर हिंदू कहते कि यहाँ एक भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए तो हिंदू हिंदू नहीं रहेगा। नमस्कार, मेरा नाम उदित बसु। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान फोकस। इस शो में हम उन मुद्दों और खबरों पर बात करते हैं जो या तो चर्चा में होती हैं या आपसे वास्ता रखती हैं। इस समय आरएसएस के मुखिया का एक बयान जिसमें डीएनए एक है सभी के लिए काफी चर्चा में है। इसमें कई तरह के सवाल हैं। कई लोग इस पे ये बात कह रहे हैं कि आरएसएस इस तरह की बातें नहीं करता है। किसी का कहना है कि नहीं, आरएसएस की लंबे समय से यही विचारधारा रही है। इसी बात को हम समझना चाहते हैं कि इसके पॉलिटिकल मीनिंग क्या है, इसके वास्तविक मीनिंग क्या है। हमारे साथ मौजूद हैं अरुण आनंद जी, जो जाने माने पत्रकार हैं, देश के लेखक हैं। इनकी एक बुक राम जन्मभूमि ट्रुथ एविडेंस एंड फेथ बेस्टसेलर रही है और आरएसएस को बहुत करीब से जानते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। जी धन्यवाद और दर्शकों को नमस्कार। सर, सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि मोहन भागवत जी का जो स्टेटमेंट है जिसमें वो कह रहे हैं कि डीएनए एक है, इसका क्या मतलब निकल सकता है या क्या मतलब देना चाहा है उन्होंने इस बयान के थ्रू? देखिए, ये स्टेटमेंट कोई नया स्टेटमेंट नहीं है। दोस्ती का हाथ मुस्लिम की तरफ जो बढ़ाया जा रहा है, तो क्या संघ ने अपना कोई स्टैंड चेंज किया है? पहला तो ये बात, तो उसका जवाब ये है कि संघ ने अपना स्टैंड चेंज नहीं किया है। ये संघ की को मिस इंटरप्रेट करके एक एंटी मुस्लिम दिखाया गया था। जो लेफ्ट और जो एंटी हिंदू फोर्सेस थी, उन्होंने एक पूरा नैरेटिव, एक पूरा विमर्श तैयार किया पिछले लगभग 6-7 दशक के अंदर। दूसरी बात जो है वो, क्योंकि अगर आप संघ का साहित्य उठाकर देखेंगे, यहाँ तक कि अगर आप जो द्वितीय सरसंघ चालक हैं, जो गुरु गोलवलकर या डॉक्टर हेडगेवार थे या बाला साहब देवरस थे, किसी भी सरसंघ चालक की स्पीचेस आप उठाकर देखेंगे, और के एस सुदर्शन जो 5वें सरसंघ चालक थे, उनके साथ तो लगातार जो है वो मुस्लिम डेलीगेशंस की भी मीटिंग हुई, क्रिश्चियन डेलीगेशंस की भी मीटिंग हुई। तो इसलिए ये कोई डिफरेंट ऐसा कोई नई बात उन्होंने नहीं कही है, ना ही वो कोई ये मैसेज देना चाह रहे हैं। देखिए, एक चीज मैं बड़ी क्लियर कट आपको ये बताता हूँ कि मैसेज देने का काम, जब आप स्टेज पे जाते हैं और आप कोई मैसेजिंग करना चाहते हैं, तो मैं किस तरीके की मैसेजिंग करूं जिससे कि लोगों को अच्छा लगे, यानी कि एक लोकप्रियता मुझे मिले, मेरा सपोर्ट बेस पड़े। ये पॉलिटिकल पार्टीज का कंसर्न होता है। ये संघ जो है वो मैसेजिंग के माध्यम से अपना विस्तार नहीं करता है। तो इसलिए जब सरसंघ चालक आते हैं तो कई बार लोग कहते हैं कि अरे इन्होंने देखिए ये कैसा बयान दे दिया। वो लोकप्रियता अलोकप्रियता इन सब बातों से परे होकर जो उन्हें उस समय काल और परिस्थिति के अनुरूप जो उचित लगता है कि समाज को करना चाहिए, वो बात जो है सरसंघ चालक कहते हैं। इसलिए संघ जो है वो एक प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट जो है। संघ एक इवॉल्विंग जो है ना, एक प्रवाह है। संघ एक संस्था नहीं है। तो इसलिए कई बार लोगों को ये लगता है कि जो बात गुरुजी ने कही थी, जो द्वितीय सरसंघ चालक है, आज मोहन भागवत उससे बात कुछ अलग कर रहे हैं। या 1990 के शुरुआती दशक में अगर संघ का एफडीआई पर एक पर्टिकुलर स्टैंड था, तो आज संघ का एफडीआई पर थोड़ा दूसरा स्टैंड क्यों हो गया? क्या डाइल्यूट कर लिया? तो ऐसा नहीं है। समय काल परिस्थिति के दौरान जो चीजें होनी चाहिए वो चीजें वो करनी है, और उसमें कुछ शाश्वत तत्व रहते हैं जो नहीं बदलती हैं। और वो शाश्वत तत्व हिंदुत्व की विचारधारा है, वो शाश्वत तत्व भगवा ध्वज है, वो शाश्वत तत्व जो है वो ये है कि संघ समाज के लिए है, समाज संघ के लिए नहीं है, ये भावना है। तो इसलिए ऐसा कोई नया वो क्या कहते हैं नहीं है, लेकिन मीडिया आउटलेट्स के लिए मजबूरी है। मैं खुद पत्रकारिता में रहा हूँ लंबे समय तक, रेगुलर जर्नलिज्म में, तो ये कंपल्जन भी होता है उसमें जो है। तो इसमें जी बताइए। इसमें इस तरह की खबरें, इस तरह की बातें भी सामने आ रही कि लोग इसको यूपी इलेक्शन लेके जोड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण राज्य है और सरकार को 50% समय होने जा रहा है, मतलब इस कार्यकाल का ऑलमोस्ट। और यूपी इलेक्शन को लोग एक सेमीफाइनल के तौर पर देखते हैं कि इससे ये इंडिकेशन मिलेगा कि क्या 2024 में बीजेपी की सरकार आ रही है कि नहीं आ रही। इसलिए ये बड़ा स्वाभाविक है कि हर चीज को उत्तर प्रदेश के चुनावों के साथ जोड़कर देखना। जैसे अभी 9 तारीख को चित्रकूट में एक बैठक होने जा रही है, संघ के संगठन की बैठक है, वो उसको भी जो है वो उत्तर प्रदेश के साथ जोड़कर देखा जा रहा है।
देखिए, जो संघ के जो सरसंघ चालक के कार्यक्रम होते हैं, और पहली बात तो ये गाजियाबाद में हुआ, इसलिए भी बहुत सारे लोगों को ये लगा बिल्कुल। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है तो गाजियाबाद में हुआ तो इसका मतलब है ना, तो जगह भी इसलिए चुनी गई, दिल्ली में क्यों नहीं किया। मैंने अब फिर कहा आपको, समस्या ये है कि संघ को आप एक राजनीतिक संगठन के नजरिए से अगर देखेंगे, राजनीतिक दृष्टि से देखेंगे, तो आपको ये सारी बातें मिलेगी। संघ को उत्तर प्रदेश के चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, संघ को किसी चुनाव से कोई लेना देना नहीं होता। संघ के स्वयंसेवक जब उनको लगता है कि ये पार्टी ये काम कर रही है तो हमें इसका सपोर्ट करना चाहिए, तो क्योंकि संघ विशुद्ध रूप से देखिए वॉलंटरी संस्था है। अगर आप स्वयंसेवक हैं तो कोई आपको जबरदस्ती ये नहीं कह सकता कि नहीं आपको तो इस पार्टी के लिए काम करना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में इसको आप देखें, 1948 में जब संघ पर प्रतिबंध लगा, उसके बाद जब प्रतिबंध हटा तो संघ में एक बहुत बड़ी डिबेट हुई, जिसमें संघ का एक बड़ा वर्ग इस बात के पक्ष में था कि अब संघ को एक पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। लेकिन जो द्वितीय सरसंघ चालक थे गुरु गोलवलकर, उन्होंने ये कहा कि राजनीति का चरित्र ऐसा होता है कि उसके माध्यम से आप समाज में कोई स्थायी परिवर्तन नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो संघ के लिए राजनीति केवल इतनी इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि कई बार जब आपके समविचारी संगठन, जो अभी भाजपा को माना जाता है, उसकी सरकार बन जाती है तो संघ को थोड़ा सा काम करने के लिए कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर मिल जाता है, और कंड्यूसिव या अनुकूल माहौल मिल जाता है, वो भी इस सेंस में कि उनको कोई बार बार तंग नहीं करता नेसेसरी। नहीं तो संघ को ना कोई फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। और मजे की बात यह है, अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे, संघ का विस्तार सबसे ज्यादा तब हुआ है जब जब केंद्र में जो है संघ विरोधी सरकारें रही हैं। अच्छा। दूसरी बात जी। हाँ, ये हमेशा जब भी जब 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 संघ पर 3 बार प्रतिबंध लगा है, एक बार 1948 में लगा, एक बार 1975 में लगा, एक बार 1992 में लगा। हर बार जब संघ के ऊपर से प्रतिबंध हटा है तो उसकी शाखाओं की संख्या, उसके स्वयंसेवकों की संख्या कई गुना ज्यादा बढ़ गई थी। तो ये हमारे मतलब मैं जो देखा है मैंने संघ को ट्रैक करते हुए, तो उनको कोई इस बात से जो है वो फर्क नहीं पड़ता। उसमें जो है राजनीति उनके लिए एक वैसे ही क्षेत्र है जैसे अलग अलग क्षेत्रों में उनके लोग काम करते हैं। तो इसलिए इसको उत्तर प्रदेश के चुनाव से जो है जोड़ना, संघ के पास बहुत सारे काम है करने राजनीति के अलावा। और मैंने जैसे कहा कि संघ की एक कोर थिंकिंग है, राजनीति के माध्यम से स्थायी परिवर्तन नहीं हो सकता है, इसलिए वो राजनीतिक क्षेत्र में अपने स्वयंसेवकों को सिर्फ ये कहते हैं कि आपका जहां पे मन है वो काम करो, आपको जिस पार्टी के लिए काम करना है काम करो। कोई ऐसा नहीं है कि ऊपर से एक सेंट्रल डायरेक्टिव आता है, क्योंकि वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी तो मेंबरशिप भी नहीं है। आप ये भी नहीं कर सकते कि तुमने बात नहीं मानी तो तुम्हें मेंबरशिप से निकाल देंगे, क्योंकि मेंबरशिप है ही नहीं, फॉर्म ही नहीं, कोई मेंबरशिप का फॉर्म नहीं है, सब स्वयंसेवक हैं। तो इसलिए हाँ, तो जो देखिए क्या है कि एक छोटी सी बात आपको कहता हूँ, वो ये रहा है, इसमें मीडिया की गलती नहीं है। संघ ने अपना प्रचार विभाग 1980 के दशक में स्थापित किया, 1925 में संघ स्थापित हुआ था, क्योंकि संघ का एक मूल में यह था कि हमें प्रचार नहीं चाहिए। एक टर्म है जो थोड़ी संस्कृताइज टर्म है, प्रसिद्धि परांगमुखता, यानी प्रसिद्धि नहीं चाहिए, तो प्रचार विभाग था ही नहीं संघ का। अब क्या हुआ, जो मीडिया में लोग बीजेपी कवर करते थे उन्होंने संघ को कवर करना शुरू बाद में किया, पहले उन्होंने बीजेपी को कवर किया। तो ये बड़ा स्वाभाविक है कि इस देश में जो सामान्य पत्रकार हैं वो संघ को भाजपा के नजरिए से देखते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है ये सारी चीजें कि अरे प्रतिनिधि सभा की बैठक हो रही है, अब तो वहां भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच गए हैं, तो अंदर तो यही चर्चा हो रही होगी सारी की सारी जो है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। और मैंने एक लेख भी लिखा है, वो आप गूगल पे सर्च करेंगे मिल जाएगा, अंग्रेजी में हिंदी में दोनों में। अंग्रेजी का बता देता हूँ, व्हाई कवरिंग आरएसएस इज अ नाइटमेयर फॉर जर्नलिस्ट्स। अच्छा। तो पत्रकारों पे किस तरीके से दबाव होता है, क्योंकि वो कहते हैं 3 दिन संगठन की बैठक चल रही है, सर संचालक आए हुए हैं, कई मंत्री आ गए हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि चुनावों के विषय में बात ही ना हुई। तो ये जो एक समस्या जो है, लेकिन वहां होती नहीं है। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक जो हर साल होती है, उसमें बीजेपी को अपना प्रेजेंटेशन करने के लिए 5 मिनट मिलते हैं, 5 मिनट। जी, और उसमें सभी संगठनों को 5-5 मिनट मिलते हैं, एक सत्र होता है उसमें, और उसके अलावा कोई ऐसा वो नहीं, कोई राजनीतिक चर्चा नहीं होती। 3 दिन बैठक चल रही होती है, पत्रकार परेशान है, उसका संपादक कह रहे भाई खबर भेजो, तो फिर टीवी पे कोई ब्रेकिंग न्यूज चल जाती है, फिर सारे उसको चला लेते हैं कि चलो ठीक है,
जो है संपादक भी खुश हो जाएंगे। और संघ की आदत ये है कि संघ जनरली काउंटर नहीं करता है उस चीज को कि ये गलत खबर है या कुछ, वो जो इस तरीके से जो है, क्योंकि वो उन्होंने ना खबर चलाने के लिए कहा, ना उन्हें खबर चलाने से या रुकने से कोई फर्क पड़ता है। तो इसलिए ऐसा कोई बीजेपी को उत्तर प्रदेश में मैं एक और बस छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ। आपको नागपुर हेडक्वार्टर है आरएसएस का, ठीक है ना। अगर संघ की राजनीति में दिलचस्पी होती, जहां तक मेरी जानकारी है, आजादी के बाद से कई दशकों तक नागपुर की लोकसभा सीट जो है बीजेपी हमेशा हारती रही और कांग्रेस जीतती रही। अंत में जब बनवारी लाल पुरोहित जो वहां पे कांग्रेस के सांसद थे, जब वो भाजपा में आ गए तो तब जाकर भाजपा जो है वो सीट जीत पाई। तो आप ये सोचिए कि अगर संघ का की राजनीतिक सोच होती तो वो नागपुर की सीट हार रहे होते लोकसभा की। ये सबसे बड़ा उदाहरण है इस बात। बिल्कुल। अब चलो हम राजनीति से अलग बात करने की कोशिश करते हैं कि जब भी संघ ये बात करता है कि हिंदू राष्ट्र की बात करता है और हिंदुत्व की बात करता है, और आज जो बयान इस समय है उसमें सबका डीएनए है कि चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, तो ये दोनों चीजें कैसे डिफरेंशिएट हैं और कैसे एक हैं दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर? देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। पहले एक बड़ी क्लैरिटी कर लेते हैं कि संघ के हिसाब से हिंदू की परिभाषा क्या है ना। ऐसा है, संघ के हिसाब से इस देश को जो भी व्यक्ति अपनी मातृभूमि मानता है वो हिंदू, या पितृभूमि मानता है वो हिंदू। उसकी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, वो हो सकता है मस्जिद में जाए, वो हो सकता है क्रिश्चियन हो तो गिरजाघर में जाए, वो हो सकता है एथिस्ट हो, नास्तिक हो, किसी को भी ना मानता हो। तो वो जिन हो सकता है, वो सिख हो सकता है, वो बौद्ध हो सकता है, लेकिन जो इस देश को अपना देश मानता है वो हिंदू है। आपको हिंदू कहलाने में अगर कष्ट होता है तो आप भारतीय कह लीजिए संघ को, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और जहां तक हिंदू राष्ट्र का सवाल है तो इस नजरिए से देखें, देखिए जैसे आध्यात्मिक क्षेत्र में ये कहा जाता है ना कि ईश्वर को प्राप्त नहीं करना, ईश्वर तो है, ये तो रियलाइज करना है। उसी तरीके से हिंदू राष्ट्र की स्थिति है। हिंदू राष्ट्र तो है, हिंदू राष्ट्र कोई बनाने की जरूरत नहीं है, ओनली द रियलाइजेशन हैज टू कम। तो संघ जो है वही लोक जागरण कर रहा है कि आप रियलाइज करें कि जो हिंदू राष्ट्र है वो एग्जिस्ट करता है। कोई ऐसा नहीं है कि एक दिन देश का कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल में ये लिखा जाएगा कि आज से ये देश हिंदू राष्ट्र हो गया है। ऐसी कोई परिकल्पना संघ की नहीं है। तो अगर आप इस नजरिए से देखेंगे। दूसरा, मैं एक पुस्तक है, मैं उसको अपने दर्शकों को जो है वो रेफर करूंगा। आप लोगों ने जरूर पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो पढ़े। के.एस. लाल एक हिस्टोरियन है, उन्होंने बहुत अच्छी पतली सी किताब है, 100 पेज, इंडियन मुस्लिम्स हु आर दे। तो ये आपको मिल जाएगी, ऑनलाइन भी मिल जाएगी, आप उसको पढ़े। बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत किताब है। देखिए, लब्बो-लुआब ये है सारी बात का साहब की जो आज जिन्होंने मस्जिदों में जाना शुरू किया है 300 साल पहले, 400 साल पहले, 800 साल पहले, ठीक है ना, इनके भी पूर्वज राम राम नहीं कहा करते थे। तो बस सिर्फ क्या हुआ कि धर्म परिवर्तन हुआ और इस्लाम में चले गए, पूजा पद्धति बदल गई। उसके बाद एक समस्या, ये देखिए समस्या कहां से हुई। समस्या हुई जब ब्रिटिशर्स ने एक फॉल्ट लाइन क्रिएट की मुस्लिम्स और हिंदूज के बीच में। मैं ये जो गंगा जमुनी सभ्यता और ये सब जो शब्द जो गढ़े गए, ठीक है ना, मैं इन शब्दों के बिल्कुल विशुद्ध रूप से खिलाफ हूँ। ऐसा है कि आप जो जब एक ही है तो फिर गंगा जमुनी सभ्यता, सबकी गंगा वाली सभ्यता है ना, इसमें गंगा जमुनी सभ्यता वाली बात का। आप देखिए जो राजस्थान में आज भी जो है वो कितने सारे मुस्लिम हैं जो चौहान लगाते हैं अपने उसके साथ जो नाम के साथ जो है। तो इस तरीके से हम एथनिकली एक हैं, हम कल्चरली एक है, सिर्फ एक पूजा पद्धति बदल गई। अच्छा, और हिंदुत्व का या हिंदू धर्म का पूजा पद्धति से कोई लेना देना नहीं। आप कुछ भी हो, आप हिंदू हो सकते हैं। और मैंने तो इसलिए उन्होंने ये कहा कि हम सबका डीएनए एक है। देखिए, मोहम्मद बिन कासिम के आने से पहले 712 में जब वो आए सिंध में, उससे पहले उसके बाद धर्मांतरण शुरू हुआ। और इसमें आपको कमाल की बात बताता हूँ कि जब वो मोहम्मद बिन कासिम वापस चला गया, उसके बाद बहुत सारे लोग जो मुसलमान बने थे वो वापस हिंदू बन गए, और बिना किसी जोर जबरदस्ती के। मतलब उस समय ऐसा कोई किसी ने शुद्धि आंदोलन नहीं चला। तो एथनिकली, कल्चरली हम सारे लोग एक्चुअली एक ही हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। साइंटिफिकली भी आप जीन पूल देखें, वो भी हमारा एक है।
तो ये तो फॉल्ट लाइंस क्रिएट हो गई, फिर टू नेशन थ्योरी आ गई जिसकी वजह से पाकिस्तान बन गया। फिर आप जानते हैं कि रेस्ट इज हिस्ट्री, और एक कम्युनल पूरा डिस्कोर्स जो है 1947 के बाद से जो है वो खड़ा किया कांग्रेस और लेफ्ट ने जी। कि एक डिवाइड करके, और एक मुस्लिम्स में साइकोस एक फियर क्रिएट किया गया कि ये हिंदू तुम्हारे को मार डालेंगे, और ये हिंदुओं की पार्टी जन है, भाजपा है, और ये जो संघ है ये पीछे से ना इनको सपोर्ट करता है। तो ये पूरा फियर साइकोसिस क्रिएट किया, मीडिया में उनका प्रभुत्व था, टेक्स्ट बुक्स उनके पास थी, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन उनके पास थे। तो बड़ा स्वाभाविक है कि लोगों का इस चीज से अब ये धीरे धीरे ये स्टीरियोटाइप्स टूट रहे हैं। ये जो संघ ने बात कही है, ये उसी स्टीरियोटाइप को देखिए हुआ तोड़ने का प्रयास है। देखिए हुआ क्या है, संघ ये बात तो 1925 से कहता आ रहा है, लेकिन आज जो है जो लोगों को ये लगता है बीजेपी बैक्ड बाय संघ, तो वो चूंकि इतनी जगहों पे सत्ता में आ गई है, तो आज उनकी बात, वही बात जो है उसको जो है वो ज्यादा गंभीरता से सुना जा रहा हाँ, है। तवज्जो मिलने तो लगी है बहुत इसकी ज्यादा। वजह से लोगों को लग रहा है कि ये कोई बड़ी नई बात कह दी। हाँ, तो ये आप संघ साहित्य उठाकर देखेंगे, संघ एंड मुस्लिम्स, ये बाकायदा आपको, जहां तक मेरी जानकारी है, अर्चना प्रकाशन है, एक संघ से प्रेरित प्रकाशन ही है, उसके अंदर आपको पूरी जो है बाकायदा जो है किताब मिल जाएगी। और एक यशस्वी भारत पुस्तक है जिसमें मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूँ ताकि ये मेरे सिर्फ एक रेफरेंस के लिए आप कंसल्ट कर सकें। यशस्वी भारत एक पुस्तक है, ये भी ऑनलाइन उपलब्ध है। ये सरसंघ चालक जो हैं उनके विज्ञान भवन में उन्होंने 3 साल पहले 3 दिन का एक डिस्कोर्स दिया था उसके बारे में, और उसमें एग्जैक्टली यही चीजें पूछी गई थी कि वो है। तो ये बात एक छोटी सी एंड में बस ये कहता हूं, ये सारा कंफ्यूजन जी हुआ है रिलीजियन शब्द को धर्म के साथ जो है इक्वेट करने का। रिलीजियन अलग है, धर्म अलग है। इस्लाम इज अ रिलीजन, क्रिश्चियनिटी इज अ रिलीजन, हिंदू इज नॉट अ रिलीजन। हिंदू जो है या हिंदुत्व जो है या जो है इट्स अ धर्मा, एंड धर्मा मीन्स वे ऑफ लाइफ विच सुप्रीम कोर्ट हैज आल्सो सेड। तो हम सबका वे ऑफ लाइफ तो एक ही है ना। पश्चिम में हमने देखा कि बच्चा 16 साल का होता है तो उसके बाद वो घर में रहता है तो एम्बेरसमेंट होती है, वो बच्चे को बोलते हैं तुम बाहर जाओ 16-17 साल का, बाद अलग रहो, ठीक है जी। हमारे यहाँ पे चाहे वो मस्जिद में जाने वाला हो, चर्च में जाने वाला हो, कोई भी हो, हम सब हैं। हमारे यहाँ कोई 16 साल का बच्चा है कि अब मैं बाहर जाके वो करना चाहता हूँ तो लोग बोलते हैं कि समाज क्या कहेगा, देखो बच्चे को जो है इस उम्र में निकाल दिया। तुम सबका एक ही है ना स्टाइल लाइफ का। तो इसलिए और मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ से एग्जांपल दी, तो जिस दिन ये रिलीजियन और ये सेकुलर शब्द का भी जो है चूंकि वेस्ट से हमारे यहाँ आया, हमारे यहाँ तो कोई समस्या थी नहीं, हमारे यहाँ स्टेट और रिलीजन कभी मिक्स ही नहीं हुए थे, वेस्ट में हो गए थे, इसलिए उन्होंने कहा सेकुलर स्टेट होनी चाहिए, ठीक है ना। मैं अभी स्वामी विवेकानंद जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही, हम टॉलरेंस सर्वधर्म संभाव की बात जब करते हैं कि वी मस्ट बी टॉलरेंट। टॉलरेंस इज द मोस्ट नेगेटिव थिंग व्हिच कैन हैपन, और हिंदुत्व में नहीं है वो टॉलरेंस वाली। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आपसे बात कह रहा हूँ क्योंकि टॉलरेंस का मतलब है कि मैं तुम्हारे को पीटना तो चाहता हूं लेकिन मैं बर्दाश्त कर रहा हूं तुम्हें, ठीक है ना। बिल्कुल। हम ये नहीं करते, जो है हम ये कहते हैं कि हमने सबको स्वीकार कर लिया, ये हिंदुत्व का कोर है, और इसलिए सबका डीएनए हमारा एक है, जो है वो एक है। तो इसमें कोई आई शुड से दैट इट्स अ स्टॉर्म इन द टी कप, बट परिस्थितियां ऐसी हैं कि ऑप्टिक्स ऐसे बन गए हैं कि जब संघ का कोई वरिष्ठ अधिकारी मुस्लिम्स के साथ इंटरेक्ट करता है तो वो खबर बनती है, और मैं पत्रकारिता के कंपल्जन समझता हूँ बड़ी स्वाभाविक चीज है। बिल्कुल सही बात है। आखिर में एक सवाल ये समझने की कोशिश करते हैं कि भागवत जी के आने के बाद से क्या संघ में कोई स्ट्रेटेजिकल चेंज हुए हैं, जैसे कि जो फिलोसॉफिकल बातें हैं कि जैसे आप कह रहे हैं कि हिंदुत्व को लेके जो उनका एजेंडा है वो हमेशा से एक है, लेकिन जैसे अब क्या ना कि दायरा बड़ा होने के बाद से भागवत जी को ज्यादा सुना जाता है, उनकी बातें ज्यादा लोगों तक पहुंचती हैं, तो क्या कोई फिलोसॉफिकल चेंज भी हुआ है कि इनके आने के बाद से, कोई स्ट्रेटेजिकल चेंज हुआ है कि इनके आने के बाद से संघ को लेकर? देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपने मेरे राम जन्मभूमि वाली पुस्तक का मेंशन किया था, मैंने 2 पुस्तकें संघ पर और लिखी हैं, और संघ के आर्काइव्स में बैठ के एक पुस्तक का नाम द सैफरन सर्च है, दूसरी नो अबाउट आरएसएस। मैंने इन पुस्तकों को रिसर्च करते हुए जो मेरी समझ विकसित हुई है,
ऐसा है कि जो संघ में जो स्वयंसेवक हैं वो सरसंघ चालक को चलाते हैं, जो सरसंघ चालक है वो स्वयंसेवकों को नहीं चलाता। जैसे हमें ये लगता है ना कि मोहन भागवत जी आए, उन्होंने एक फिलोसॉफिकल थिंकिंग की, ओके अब एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट करना चाहिए कुछ अधिकारियों के साथ बैठकर। संघ की पद्धति यह है कि नीचे से जो स्वयंसेवक कहेगा, संघ का जो सबसे जो सामान्य स्वयंसेवक है वो सबसे पावरफुल एंटिटी है। ये इस ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ भी है, इसीलिए 95 ईयर्स ऑलमोस्ट हो गए जो है, बल्कि ज्यादा ही हो गए, 96 97 और अभी 100 साल होने वाले हैं। कभी झगड़ा ही नहीं हुआ सक्सेशन का। कभी आज तक ऐसा हुआ है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में नेतृत्व को लेकर झगड़ा ना हो, क्योंकि जो नेतृत्व है उसके पास सबसे कम पावर है, जो नीचे स्वयंसेवक है उसके पास सबसे ज्यादा पावर है। तो इसलिए ये स्ट्रैटेजिक शिफ्ट होने का सवाल नहीं उठता है, ठीक है। और मैंने जैसे आपको बोला कि संघ इज द प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट, एक एवोल्यूशन है, एक प्रवाह है। तो प्रवाह जब बढ़ेगा, बड़ा होगा, उसकी अपनी जरूरतें होंगी और समय काल परिस्थितियां, पहले सोशल मीडिया नहीं था, पहले ट्विटर नहीं था, पहले जो लड़ाई थी वो जमीन पर थी, अब लड़ाई विमर्श की है, ठीक है ना। तो उसमें जो है मैसेजिंग जो है, ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। दुनिया भर की राजनीति बदल गई है, जो है जिसको आप दक्षिणपंथी या राष्ट्रीय विचारधाराएं कहते हैं, उनमें एक नया उभार आया है, वामपंथ पीछे खिसका। तो ये जो समय देश काल परिस्थितियां बदलनी है, उसमें संघ डायनामिकली रिएक्ट कर रहा है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देके अपनी बात समाप्त करूंगा। जो अगर मैं ये कह रहा हूं तो इसका एविडेंस क्या है कि संघ में स्वयंसेवक चलाते हैं, सरसंघ चालक संघ को नहीं चलाते। जब डॉक्टर हेडगेवार सरसंघ चालक थे तो उस समय ये तय किया गया कि भगवा ध्वज को गुरु बनाया जाएगा, एक व्यक्ति को गुरु नहीं बनाना, क्योंकि व्यक्ति में कमियां आ सकती। तो एक दफा क्या हुआ कि 1930 के दशक की बात है, संघ में एक ही दफा सिर्फ भगवा ध्वज के अलावा सिर्फ एक दफा आद्य सरसंघ चालक, यानी जो सरसंघ चालक जिनकी डेथ हो गई, उनको प्रणाम होता है, ठीक है ना। और एक बार सरसंघ चालक प्रणाम भी होता है, पूरे साल में एक बार होता है एक जगह पे, जहां तक मुझे पता है। तो डॉक्टर हेडगेवार इसके बड़े सख्त खिलाफ थे कि नहीं, सरसंघ चालक को प्रणाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि और सर वो खुद सरसंघ चालक थे कि उससे व्यक्ति का महत्व बढ़ेगा। तो स्वयंसेवकों ने तय कर लिया कि नहीं, ये तो करना है। और अधिकारी जो थे उन्होंने ये कह दिया डॉक्टर हेडगेवार को कि, और डॉक्टर हेडगेवार ने अपना डिसेंट जो है ना इसको लेके ऑन द रिकॉर्ड रखा कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, लेकिन संघ के स्वयंसेवकों और अधिकारियों ने तय कर दिया उनको ये करना, अच्छा, कि उनको ये स्वीकार करना पड़ा। और तब से संघ में सरसंघ चालक के परिणाम की जो है कि इसी तरीके से एक छोटा और है बाला साहब देवरस, जो तीसरे सरसंघ चालक थे। तो उनकी जो बहुत ज्यादा भजन मतलब संध्या का, जो दूसरे सरसंघ चालक थे गुरुजी, वो रोज शाम को संध्या पूजन किया करते थे। तो स्वयंसेवकों में बड़ा मन में आस्था का भाव था उनके प्रति, बड़े उनको स्वयंसेवकों को भी अच्छा लगता था कि ये बात। जब तीसरे सरसंघ चालक बने बाला साहब देवरस, उनकी बहुत उनका बेंट ऑफ माइंड नहीं था वो वाला, और इसी तरीके से उनका बेंट ऑफ माइंड बहुत ज्यादा पत्र लिखने का भी नहीं था, जो सरसंघ चालक दूसरे थे। पर उन्होंने, बाला साहब देवरस ने खूब पत्र भी लिखे। बाला साहब देवरस जीवन भर उन्होंने संध्या पूजन उस तरीके से नहीं किया। उन्होंने सरसंघ चालक बनने के बाद अधिकारियों ने उनसे कहा कि स्वयंसेवक ये चाहते हैं, उनके मन में आस्था और श्रद्धा का भाव होता है बड़ा, आपको संध्या पूजन करना चाहिए। एक इतना बड़ा व्यक्ति जिसने अपना लगभग अपने जीवन के अधिकांश समय एक विशिष्ट जीवन शैली में बिता दिया, और उसके बाद वो अपनी जीवन शैली को बदलता है, क्यों? क्योंकि स्वयंसेवक बदलना चाहते हैं। तो जब जो स्वयंसेवक चाहते हैं, और स्वयंसेवक क्या है? स्वयंसेवक समाज है, समाज ही है ना स्वयंसेवक। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई बाहर से तो आए नहीं हुए। तो बड़ी सिंपल सी बात ये हुई कनेक्ट कि जो समाज की परिस्थितियां और जो समाज की इच्छा है, उसी हिसाब से संघ जो है वो अपने रुख में परिवर्तन करेगा। क्योंकि आखिरी बात कि दो बातें जिससे कि क्लियर हो जाएगा जो है, पहली बात ये है कि संघ का मूल उद्देश्य ये है कि संघ समाज का संगठन करना, ठीक है ना। संघ कोई समाज से अलग संगठन नहीं है, संघ का काम ये। दूसरा, संघ की बेसिक फिलॉसफी, कोर आइडियोलॉजी की बात बता रहा हूं आपको एक लाइन में। संघ का मानना है समाज में दो ही तरीके के लोग हैं, एक वो जो संघ में आ गए और बाकी वो जिनको संघ में आना है। तो इसलिए उनका कोई शत्रु नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इस विषय को जो इस तरह समझाया है। आई थिंक लोगों को समझ में आया होगा कि डीएनए एक है से क्या अभिप्राय है कहने का। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो हिंदुस्तान फोकस में फिलहाल इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे नए विषय के साथ। तब तक आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।